सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं बारी बारी से करा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने शुरू किया था और इसमें एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है बहुविकल्पी का, वो मैंने करा दिया है और उसमें 35 प्रश्न हमने देखे थे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 36 से हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पिछला क्लास देख लिए होंगे। अब इसके बाद एक क्लास ये और इसके बाद एक क्लास और होगा, आपको बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को। वहां पे जाकर के आप विभिन्न चीजों का, सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं और अच्छे से अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ -64, तो इसको कितना लिख सकते हैं? -4 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए, 4 का जो क्यूब होता है वह आपको पता है 64 होता है और -4 का भी आप क्यूब करेंगे तो ये कितना मिलेगा? -4 का क्यूब -64 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जो घातें हैं वह समान है। ये जो क्यूब रूट की घात है और यहाँ पे जो क्यूब है, ठीक है, तो इसलिए ये हट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा? ऋण 4। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे ऋण 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, क्यूब रूट ऑफ 8। अब 8 किसका क्यूब होता है? 8 जो होता है वह 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ भी देखिए वही क्यूब रूट है और अंदर में 2 का क्यूब है, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38, ऋण 4 का क्यूब। अभी मैंने आपको बताया ऋण 4 का क्यूब कितना होगा? ऋण 64 होगा। यहाँ पे देख भी लीजिए, ऋण 4 गुणे ऋण 4 होगा, फिर गुणे ऋण 4 होगा। अब देखिए 4 का गुणा 3 बार 64 आता है, आपको पता ही है, और माइनस का गुणा 3 बार हो रहा है, ऑड बार हो रहा है, विषम बार। तो जब भी माइनस का गुणा कहीं पे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार इस तरीके से होता है तो वो माइनस ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे 2 बार, 4 बार, 6 बार माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस में आता है। यहाँ पे ऑड बार आ रहा है तो ये माइनस में होगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ऋण 64, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 0.1 का क्यूब। अब 0.1 का क्यूब मतलब हो गया 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। अब देखिए 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 1 में, ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव, यानी कि अब 3 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए। तो इसके आगे शून्य बढ़ाइए, फिर इसके आगे शून्य बढ़ाइए और दशमलव लगा दीजिए और यहाँ भी शून्य लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40, 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब और बटे में 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 1/8 यही मान आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 से, समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी? जॉर्ज कैंटर, रामानुजन, श्रीनिवास या सभी? तो समुच्चय की जो सबसे पहले अवधारणा दी वह जॉर्ज कैंटर ने दी। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 से, समुच्चय के प्रकार हैं सीमित, परिमित एवं असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो ये सभी जो है वह समुच्चय के प्रकार हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा सभी, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, समुच्चय ए इतना है में समुच्चय के अवयवों की संख्या है। कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं इसमें? तो 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं, मतलब 5 इसके एलिमेंट हैं। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, समुच्चय जी बराबर, देखिए खाली ब्रैकेट केवल दिखा दिया गया है, में समुच्चयों के अवयवों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए कोई अवयव आपको दिख रहा है, कोई एलिमेंट दिख रहा है जी समुच्चय में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे
समुच्चयों के अवयवों की जो संख्या हो जाएगी वह शून्य हो जाएगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 45 है, समुच्चय ए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 में कितने समुच्चय अवयव हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 6 के बाद ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल सा समझिए ये आपके प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो अनंत होती हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, इसमें इस सेट में अनंत अवयव आएंगे, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा अनंत एलिमेंट, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है बचत खाते पे, आवर्ती जमा खाते पे, चालू खाते पे या स्थायी जमा खाते पे। तो देखिए जो धन अस्थायी रूप से जमा रहता है बैंक में, उस पे बैंक जो है सर्वाधिक ब्याज देता है। तो अस्थायी जमा खाता, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है अकाउंटेंट को, मैनेजर को, लॉकर धारक को या सिक्योरिटी को। तो आपको पता है कि बैंकों में या कुछ अलग जगह पे भी लॉकर्स होते हैं और उस लॉकर को किराए पे लिया जाता है ताकि आप अपना कुछ सामान सुरक्षित रख सकें, डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, पैसा, जो भी आपको रखना है लॉकर में आप रख सकते हैं। और इससे जुड़ी जानकारी जो है वह आपके अलावा किसी को नहीं होती, यानी कि लॉकर धारक को होती है बैंक में रखे सामान की जानकारी। तो ऑप्शन 7 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, चेक के प्रकार हैं ऑर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक या ये सभी। तो ये सभी जो है वह चेक के प्रकार हैं। ऑर्डर चेक भी होता है, वाहक चेक भी होता है और क्रॉस चेक भी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, फर्मों के खाते कहलाते हैं, फर्म्स जो बिजनेस के लिए खुलाए जाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनका फर्म होता है, उनके खाते कैसे रहते हैं, आवर्ती, सावधि खाता, चालू खाता या बचत खाता। तो उन लोग का चालू खाता रहता है, करेंट अकाउंट। आपको पता है चालू खाता किसका, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग चालू खाता खुलवाते हैं, फर्म के नाम से ही ये अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मों के खाते कहलाते हैं कौन से खाते, चालू खाते। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, बचत खाता खोला जा सकता है संयुक्त नाम से, एक व्यक्ति के नाम से, आ व बा दोनों, कोई नहीं। तो देखिए बचत खाता देखिए ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जाता है, मतलब संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है और एक व्यक्ति के नाम से तो बचत खाता खुलता ही है। आप लोग का ज्यादातर सभी लोग का बचत खाता ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है आ व बा दोनों, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 52, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस मूलधन नहीं दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन बता दिया गया है कि 121 हो जा रहा है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए मूलधन नहीं दिया गया है तो माना मूलधन जो है वह x है, ठीक, और दर दिया गया है 10% का, चक्रवृद्धि ब्याज है और समय जो है वह 2 वर्ष का दिया गया है, और जो मिश्र धन 2 वर्ष के बाद जो धन मिल रहा है ए, जिसे हम लोग बोलते हैं, वह कितना मिल रहा है, 121 रुपए। यहाँ पे देखिए 121 हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, फिर ब्रैकेट में एक धन r बटे 100 टू द पावर t समय, ठीक है, यही होता है। तो मिश्र धन दिया गया है 121 है और p हमने मान लिया है x है, फिर 1 प्लस r देखिए 10 है और नीचे 100 है और समय जो है वह 2 है। देखिए ये ऊपर 10 नीचे 100, एक एक शून्य काट दीजिए तो 121 बराबर हो जाएगा x इंटू, अब हर समान कर लीजिए तो 10 और 10 धन 1 ये हो जाएगा 10 धन 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 121 बराबर हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10। अब x का मान निकालिए तो x का मान आ जाएगा 121 गुणे
10 जो है हर में वो उधर जाएंगे बराबर के, तो गुणा हो जाएगा, और जो 11 अंश में गुणे में है बराबर के उधर जाएगा तो हर में हो जाएगा। अब 11 से काटिए 121 को, तो 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 से 11 कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 यानी कि 100, यानी कि मूलधन का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मूलधन होगा वह 100 रुपए होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी। अब देखिए जब तिमाही दर होता है, जब तिमाही जो होता है ब्याज देय होता है, तो दर जो होता है तिमाही, 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है तो 4, तो दर में 4 से भाग हो जाता है, यानी कि अगर 16% दर है तो इसमें भाग हो जाएगा 4 का, और दर कितना रह जाएगा 4% का, तो प्रति तिमाही दर जो हो जाएगा वह 4% का हो जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे छमाही होता तो 1 साल में 2 छमाही, तो 2 से भाग करते। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, सांख्यिकी के सर्वोपयुक्त परिभाषा दी। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी? बोल्डिंग ने, टिपेप्ट ने, लॉविट ने या बोडिंगटन ने? तो लॉविट ने जो है वह सबसे उपयुक्त परिभाषा दी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं बर्नौली, टिप्पेट, सेक्राइस्ट या केनवॉल? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन द केनवॉल। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 56 है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य में आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वह सभी पदों का योग, यानी कि जितने भी पद हैं, यानी कि 2 धन 3 धन x कर लेंगे और बटे में जितने पद होते हैं उससे भाग कर देंगे, यही जो होता है वह समांतर माध्य आ जाता है। तो अब समांतर माध्य का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 3। ठीक है, तो इसको रख लेंगे, और ये देखिए 5 धन x बटे 3 हो जाएगा, और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो बराबर के उधर 3 को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 5 धन x बराबर 3 गुणे 3 यानी कि 9, और x बराबर कितना हो जाएगा, इधर धन 5 है उधर जाएगा ऋण 5 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 57 है, 2 बटे x माइनस 1 धन 3 बटे 1 माइनस x का मान होगा। तो यहाँ पे आप हर को ध्यान से देखिए, तो 2 बटे x माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। जो माइनस x है वह प्लस x हो जाएगा, और जो प्लस 1 है वह माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे आगे पीछे करके लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है, तो इसको ये जो माइनस है इस प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे x माइनस 1, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए हर कितना है x माइनस 1 है, तो अब हर जब समान है तो अंश जो है वह जुड़ जाएगा, तो 2 और माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे x माइनस 1, यही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन द में दिया गया है माइनस 1 बटे x माइनस 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 58, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब आपको पता है समानुपात में जो मध्य पदों का गुणा होता है, मध्य पदों का गुणनफल होता है वह बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ मध्य पदों का जो गुणनफल है वह 36 दिया गया है, और बाह्य पद मान लेते हैं, एक दिया गया है 3 और दूसरा मान लेते हैं x है। ठीक, तो दूसरा जो बाह्य पद हो जाएगा वह 36 बटे 3 हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, दूसरा बाह्य पद जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, 3 बटे 4 के घाते 2 गुणे 3 बटे 4 के घाते 10 भागा 3 बटे 4
के घाते 8 का मान है। इसका मान कितना आएगा यह आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको जो घातों का नियम है वह पता होना चाहिए। अगर a के घाते m गुणे a के घाते n है तो ये हो जाता है a के घाते m धन n, ठीक। और कहीं पे अगर a के घात में m है और a के घात में n से भाग हो रहा है तो ये हो जाता है a के घात में m माइनस n। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो घात के नियम हैं। अगर a और a समान है, अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर आधार समान है, भाग हो रहा है तो घातें क्या है, घट जाती हैं। तो इसी पे ये सॉल्व होगा। तो 3/4 देखिए हर जगह 3/4 ही लिखा गया है, यानी कि 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आधार। तो आधार बराबर है 3/4 गुणे 3/4 के घाते 10 यहाँ दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया है भागा 3/4 के घात में पावर में 8, ठीक। अब देखिए पहले दो को देखिए तो a के पावर m गुणे a के पावर n हो रहा है। तो 3/4 के घात में आ जाएगा 2 धन 10 यानी कि 12, फिर भागा 3/4 के घात में 8, ठीक। अब जब भाग हो रहा हो, चाहे a के घाते m लिखा हो और बटे में n लिखा हो, या a के घात में n भागा a के घात में n लिखा है, तो ये भी इतना ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब वही है, चाहे a के घात m भागा a के घात n लिखा हो या a के घात में m बटे a के घात में n लिखा हो, ठीक है। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 के घात में लिखेंगे 12 माइनस 8 यानी कि 4 आएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के घाते 4 बटे 4 के घाते 4। घातों को हमने अंश के घात में और हर के घात के रूप में लिख दिया। अब 3 के घाते 4 क्या होता है, इसको 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, और इसको 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 16 का गुणा 16, 16 का वर्ग 256। तो इस तरीके से 81/256 यह आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाद देखिए आप 81/256, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। तो किसान विकास पत्र जो है वह एक स्कीम है जिसमें जो राशि लगाई जाती है वह दोगुनी कितने वर्षों में हो जाती है, वह 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। अगर मैंने अभी इसी क्लास में आपको बताया, अगर ब्याज जो है अर्धवार्षिक दे हो, मतलब हर 6 महीने पे देना है, तो जो दर हो जाता है उसे हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दर आधी हो जाती, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना होगा। कोई धन किस ब्याज के दर से 12 वर्ष में दोगुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्याज है वह साधारण ब्याज की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, साधारण ब्याज जो निकल के आता है वह मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, ये होता है। और इंग्लिश में लिख दे तो छोटे में सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट, अब कोई धन दोगुना हो जा रहा है ब्याज लगते लगते, ठीक है, तो वह दोगुना होने का मतलब क्या है, अगर पहले P था तो अब 2P हो जा रहा है, ठीक। तो इस 2P में जो दोगुना हो रहा है इसमें देखिए पहले P था अब 2P हो गया, ठीक है, यानी कि P धन P हो गया, ठीक है। यानी कि ब्याज इसमें कितना है, मूलधन तो P है और ब्याज कितना है, ब्याज इसमें ब्याज भी P है, यानी कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का मान हमको कितना मिल गया, P मिल गया, मूलधन के बराबर, ठीक। और मूलधन को भी हमने P रखा और दर हमको पता है कि 12 जो दर है, दर वह पूछ रहा है,
और समय हमको पता है 12 वर्ष है। दर आर रख लेते हैं और समय है 12 वर्ष का बटे 100। अब हमको आर निकालना है, बाकी चीजें एक साइड कर देते हैं। तो पी गुणे 100 बटे में हो जाएगा पी गुणे 12। अब देखिए पी से पी कट जाएगा और 12 को 4 से काटिए 3 बार में, 100 को 4 से काटिए तो 25 बार में, ये आ जाएगा 25 बटे 3। अब 3 से काटेंगे तो 8 बार में, फिर दशमलव लगेगा, फिर 3, 8.33 ये आएगा। ठीक है, तो इतना दर से जो है वह 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब देखिए सबसे करीबी जो दिया गया है वह 8% ही है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 8%, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया बहुत ही क्लियरली कि जो ब्याज हो जाएगा वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, तभी जो है वह धन दोगुना होगा। ठीक, इसी पे सॉल्व होगा ये प्रश्न। अब इसके बाद देखिए 63 संख्या प्रश्न है, 4 महीने में ₹50 का 1 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। अब 4 महीने में 50 रुपए का ब्याज आपसे पूछ रहा है, जबकि 1 रुपए पे जो ब्याज दर है वह 1 पैसा प्रति रुपए प्रति महीने का ब्याज दर है। ठीक है, तो ये ऐसे मैन्युअली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमको जो निकालना है, हमको निकालना है 4 महीने में 50 रुपए का ब्याज। ठीक, और ब्याज दर जो हमको दिया गया है वह 1 रुपए का जो ब्याज लगता है 1 महीने में वो कितना लगता है, वह बराबर है 1 पैसे के। 1 रुपए का 1 महीने में लगता है 1 पैसा, तो 50 रुपए का 1 महीने में कितना लगेगा, 50 रुपए का 1 महीने में 1 पैसा गुणे 50 यानी कि 50 पैसे लगेंगे। ठीक, इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी 50 का हमको निकालना है 4 महीने का, इसी 50 का हमको निकालना है 4 महीने का कितना ब्याज लगेगा। तो 1 महीने का 50 पैसे है, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा, 50 गुणे 4 यानी कि 200 पैसे। 200 पैसे या इसे 2 रुपए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 2 रुपए सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऐसे मैन्युअली ही सॉल्व करना था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब बोला कि 1000 रुपए है और 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं साधारण ब्याज 2 वर्षों तक लगाया जाता है तो कितना ब्याज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो इसका क्या ब्याज होगा, और इन ब्याजों का अंतर क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है सीधे सीधे कि ब्याज का अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो दोनों ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंतर लेना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए P जो है, जो मूलधन है वह 1000 है, R जो है वह 10% है, और जो समय है T वह कितना है, 2 वर्ष का है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज ये होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो देखिए 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 यानी कि 100 गुणे 2 यानी कि 200। सिंपल इंटरेस्ट जो है वह साधारण ब्याज जो आ गया वह कितना आ गया, 200 रुपए। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, वह निकलेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N माइनस P। ठीक है, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन आता है और उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो P देखिए है 1000 और 1 प्लस R
आर है 10, 10/100 और टू द पावर 2, शून्य से शून्य देखिए कट जाएगा और माइनस कितना होगा 1000 इसमें से, क्योंकि हमको चाहिए ब्याज केवल। तो अब देखिए 1000 गुणे और हर समान करेंगे तो ये 11/10 गुणे 11/10 माइनस 1000। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे, हर समान करेंगे तो 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11/10 गुणे 11/10। अब शून्य से शून्य काटिए, फिर शून्य से शून्य काटिए और ये देखिए 11 गुणे 11 121 होगा और 10 हो जाएगा 1210 माइनस 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। ब्याज कितना आया 210 और यहाँ ब्याज कितना आया था, साधारण ब्याज 200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए। तो इस तरीके से दोनों का अंतर अगर लेंगे, 210 में से 200 घटा देंगे तो 10 रुपए का अंतर आएगा। यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, ₹100 का 10% प्रति वर्ष के दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक लिया जा रहा है तो वह साधारण ब्याज के ही बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा P इंटू 1 + R/100। चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, लगाने को तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही वर्ष की बात है, तो एक वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और जो साधारण ब्याज होता है उसका मान बराबर होता है। अभी जब मान निकलेगा तो आप देख सकते हैं। अब देखिए मूलधन है 100, धन दर है 10/100 और समय है 1 का, फिर माइनस P 100। अब इसे सॉल्व करिए, ये लिखा जाएगा, देखिए 100 का गुणा होगा किसमें, एक ही बार है तो यानी कि ये ब्रैकेट सीधे सीधे खुल जाएगा, ठीक है। या हर समान भी कर सकते हैं आप। तो हर अगर आप समान करेंगे तो देखिए यहाँ पे शून्य से शून्य काटिए और ये हो जाएगा 10 1 11/10, फिर माइनस 100। तो शून्य से शून्य कट जाएगा और 11 का गुणा 10 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 100, यानी वैल्यू कितनी आएगी 10। तो 10 रुपए जो है वह ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और मैंने आपको बताया जैसा कि आप सिंपल इंटरेस्ट के भी फॉर्मूले से कर सकते थे, यानी कि PRT/100। तो P कितना है 100 है, 100 से 100 कट जाता और R कितना है 10 और T तो सीधे सीधे 10 आ जाता। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो हो जाएगा 10, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 और उसका माध्य 9 है तो उसका योगफल होगा। अब प्रेक्षणों मतलब कि कुछ प्रेक्षण किए गए हैं, मतलब कुछ रीडिंग्स ली गई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का किया गया है, ठीक है। तो उसमें प्रेक्षणों की जो संख्या है वह 13 है, मतलब 13 बार कोई डेटा जो है वह रीड किया जा रहा है। 13 संख्याएं हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 13 संख्याएं हैं और उनका माध्य जो है वह 9 है, ठीक। समांतर माध्य जो है उनका एवरेज जो है वह 9 है और उनका योगफल पूछा जा रहा है कि अगर सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वह सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योगफल लिख सकते हैं बटे में संख्याओं की संख्या, ठीक है, यानी कि n जिसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए समांतर माध्य, उनका समांतर माध्य 9 दिया गया है और योगफल पूछ रहा है, तो योगफल की जगह योगफल ही लिख दीजिए और बटे में संख्याओं की संख्या, कितने प्रेक्षण है 13, तो योगफल कितना आ जाएगा। इससे आगे योगफल निकालने के लिए 13 को उधर भेज देंगे बराबर, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो योगफल जो आ जाएगा वह आ जाएगा 13 गुणे 9, यानी कि कितना हो जाएगा 117। 13 9 117, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 117, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये हो जाएगा। अब इनका माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, n + n + 1/2। तो n का मान देखिए 10
और 10 धन 1 11/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 55, ये पहले 10 संख्याओं का योग आ गया 55। अब 55 में हम 10 से भाग करेंगे क्योंकि हमें निकालना है माध्य। प्रथम 10 संख्याओं का योग निकालने का ये फॉर्मूला होता है n+n+1/2। ठीक है, तो 55/10 यानी कि 55.5। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1 धन 3 3 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 6, फिर 4 10, 5 15, 6 21, 7 28 और 8 38 और 9 45 और 10 55। तो 55/10 कितना आ जाएगा, 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 5.5। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, यदि बंटन का परास 50 है वह वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक बंटन है, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका परास जो है वह 50। परास का मतलब आप समझिए परिसर, परिसर मतलब कि रेंज, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसमें अंतर। यानी कि ऐसे मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 120 है और सबसे छोटी संख्या 70 है, तो इनका परास कितना आएगा, परिसर 50 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, जो बंटन दिया गया है इसका परास कितना है, 50 है और वर्ग अंतराल 10 है, मतलब कि एक वर्ग में 10 संख्याएं आ रही, जैसे 1 से 10 लिखा गया हो, फिर 11 से 20 लिखा गया हो, ऐसे वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो एक वर्ग अंतराल जो है वह 10 का है, तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप इस तरीके से समझिए कि आपको 50 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में 10 स्टूडेंट बैठ सकता है, तो कितनी क्लास चाहिए होती, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, संख्याएं दी गई हैं का परिसर है, परिसर यही परास, रेंज कितना है यह आपसे पूछ रहा है। रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ी जो संख्या है 3.2 और उसमें से घटा दीजिए आप सबसे छोटी संख्या 3.2 में से आप घटाएंगे 2.1 तो ये आएगा 1.1। ठीक है, तो ऑप्शन आज हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, एक कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन होगा। अब देखिए कमरे का आयतन, ये कमरा जो होता है, कमरा आपका यह घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ होगा या घन होगा, तो फॉर्मूला तो हमेशा घनाभ वाला लगेगा ही। तो घनाभ जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई, जो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब अगर फर्श का क्षेत्रफल आपको निकालना है किसी भी कमरे का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप करोगे, ये हो जाएगा 48 आपको दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई आपको दी गई है 5। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन जो आ जाएगा, आयतन जो आ जाएगा वह 48 गुणे 5 यानी कि 120 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 48 हमको दिया गया था, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान हमको दिया गया था और ऊंचाई का मान दिया गया था, तो यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो है, 35 पिछले क्लास में, 35 इस क्लास में हमने देख लिए। उम्मीद है ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में, कम से कम 5 मित्रों में तो आपको शेयर ही करना है इस वीडियो को, ताकि इसी तरीके से सभी लोग तैयारी कर पाए। और जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां भी ग्रुप्स हैं आपके, वहां पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से 3rd सेमेस्टर गणित की तैयारी कर सकें और बैक से बच सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। आगे जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी वह, उसमें हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को खत्म कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और सभी विषयों को पढ़ना, उसका टेस्ट देना, उसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका मास्टर क्लास, उसका राजन पॉइंट सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करना, ये सारी सुविधाएं अगर आप चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा हमारे ऐप पे। ऐप के डाउनलोड का लिंक नीचे दिया गया है। ऐप पे आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करके आप सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। 449 प्राइस है, इसमें आप अपने पूरे 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर,
चैप्टर वाइज टेस्ट, सभी विषयों के नोट्स। ठीक है, तो अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।